नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सफ़र के चैप्टर नंबर 15 में, जिसका नाम है कश्मीर, केवल कश्मीर। कश्मीर 22 से 24 अक्टूबर 1947। कश्मीर के महाराजा के महल का दरबार हॉल उस दिन एक ऐसे त्योहार के स्वागत में सजा हुआ था जिसे हिंदू जनता अत्यंत प्राचीन काल से मनाती आ रही है और जो लगातार 9 दिन तक चलता है। हिंदू विश्वास के अनुसार भगवान शिव की पत्नी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने से पहले उससे निरंतर 9 दिनों तक संघर्ष किया था। तब से अब तक देवी दुर्गा के विजय की खुशी में निरंतर 9 दिनों तक पूजा और नृत्य की परंपरा चली आ रही है, जिसमें अंतिम दिन का उत्सव सर्वाधिक भव्य होता है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने उसी सर्वाधिक भव्य दिवस का समापन 24 अक्टूबर की रात को किया। राज्य के सभी प्रमुख नागरिक समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित थे। परंपरानुसार वे एक एक कर आगे आ रहे थे ताकि अपने महाराजा की हथेली में रेशम रूमाल से बंधी सोने की कोई चीज रख सकें। यह चीज महाराजा के लिए एक सांकेतिक उपहार होती जो महाराजा द्वारा आभार सहित उसी वक्त वापस कर दी जाती। उस ढुलमुल महाराजा के भाग्य की प्रशंसा करनी होगी। हरि सिंह जी उन 3 महाराजाओं में से एक थे जो अभी तक अपने सिंहासनों पर बने हुए थे। शेष 2 शासक थे, नवाब जूनागढ़ और निजाम हैदराबाद। तर्क और भूगोल की प्रत्येक संभावना के विरुद्ध जाकर जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश की थी। नवाबी शासन के दिन अब गिनती के ही शेष रह गए थे। मुश्किल से 15 दिनों की छूट देने के बाद भारतीय सेना उसके रजवाड़े में घुस पड़ने वाली थी और नवाब को केवल इतना समय मिलने वाला था कि वह अपनी प्रिय पत्नियों और कुत्तों के साथ हवाई जहाज में बैठे उड़े और पाकिस्तान चले जाए। इसी तरह निजाम के दिन भी गिनती के शेष रह गए थे। भारत और इंग्लैंड की सरकारों से वह बार बार आग्रह कर रहे थे कि उनके राज्य को पूर्णतया स्वतंत्र मान लिया जाए, किंतु अंतिम वायसरॉय की भारत से विदाई के बाद शीघ्र ही उनके राज्यों को भी बल प्रयोग भारत में मिला लिया जाने वाला था। महाराजा हरि सिंह ने उस राजनीतिक पेट दर्द से कब का छुटकारा पा लिया था, जिसकी ओट में वह लॉर्ड माउंटबेटन के इस आग्रह को स्वीकार करने से बच गए थे कि 15 अगस्त से पहले उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी न किसी के साथ अवश्य जुड़ जाना चाहिए। हरि सिंह अपना सिंहासन छोड़ने के लिए जरा भी उत्सुक या प्रस्तुत नहीं थे। कश्मीर की सुंदर वादियों को, हरियाली और सुगंध से लदे संपूर्ण विस्तार को हरि सिंह जी के पुरखों ने 100 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदा था 60 लाख रुपयों में। उस सौदे की एक शर्त यह भी थी कि हर साल कश्मीर के महाराजा की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को 6 दुशालें भेंट किए जाएंगे। कोमलतम और सूक्ष्मतम पश्मीना ऊन से बने दुशाले जो केवल कश्मीर की भेड़ें ही पैदा कर सकती हैं। ऐसे काव्यमय सौदे के फलस्वरूप धरती का जो नंदन वन उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे छोड़ देने को हरि सिंह जी तैयार नहीं थे। विडंबना यह कि उनके तैयार होने या न होने का अब कोई विशेष अर्थ नहीं रहा था। केवल 48 घंटों के फासले पर एक क्रूर जागरण उनकी प्रतीक्षा में खड़ा था। हरि सिंह के सजे धजे दरबार हॉल में जिस वक्त कश्मीर के यशस्वी नागरिक अपने महाराज को स्वर्ण का उपहार देने की सांकेतिक परंपरा निभा रहे थे, ठीक उसी वक्त कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 50 मील पूरब में झेलम नदी के किनारे चुस्त मनुष्यों की एक टुकड़ी एक ऐसे कमरे में जबरन घुस चुकी थी जहां चारों तरफ यंत्र ही यंत्र दिखाई दे रहे थे। भांति भांति के डायलों और लीवरों से आच्छादित एक पैनल पर डायनामाइट की छड़ें बांधकर उस टुकड़ी के एक व्यक्ति ने माचिस की तीली दिखा दी। फिर वह सबको होशियार करता हुआ इमारत से बाहर दौड़ पड़ा।
10 सेकंड बीते और कान के पर्दे चीर देने वाला एक ऐसा धमाका सुनाई दिया जिसने महुरा पावर स्टेशन को हिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरहद से लेकर लद्दाख तक और चीन को अलग काट रही पर्वतमालाओं तक रोशनी गुल हो गई। हरि सिंह जी के महल में चमक रहे असंख्य बल्ब अचानक यूं बुझ गए मानो वो किसी आसन्न खतरे की ओर निश्चित इशारा करना चाहते हो। न केवल महल बल्कि पूरी राजधानी अंधेरे में डूब गई थी। डल झील की हाउस बोटों में छुट्टियां मना रहे अनेक अंग्रेजों ने उस रहस्यमय अंधकार का अर्थ समझने की कोशिश की। महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह भी, जो पैर का ऑपरेशन हुआ होने के कारण अपने शयन कक्ष में ही लेटे रहने पर मजबूर था, उस आकस्मिक अंधकार का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र रखने का हरि सिंह जी का सपना भंग करने के लिए सैकड़ों पठान पिछले 48 घंटों से कश्मीर में घुसपैठ करके विभिन्न दिशाओं में फैलते जा रहे थे। महाराजा ने आत्मरक्षा के लिए जो निजी सेना रखी हुई थी, उसका कुछ हिस्सा तो उन घुसपैठियों के साथ जा मिला था और कुछ पहाड़ियों में गायब हो गया था। बिना किसी घोषणा या चेतावनी के की गई उस क्रूर घुसपैठ के मूल में एक नन्हा सा निरापद आवेदन छिपा हुआ था, जो 2 महीने पहले 24 अगस्त शुक्रवार के दिन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अपने अंग्रेज सैन्य सचिव के माध्यम से किया गया था। फेफड़ों में छिपी विकट बीमारी और पिछले हफ्ते की निरंतर दौड़ धूप ने जिन्ना को इतना थका दिया था कि उन्होंने छुट्टियां मनाने का फैसला करके कर्नल विलियम बर्नी से कहा कि आप कश्मीर जाइए और ऐसा प्रबंध करिए कि मैं सितंबर के मध्य में 2 हफ्तों की छुट्टी वहां मना सकूं। छुट्टी मनाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर का चुनाव ही क्यों किया? इस प्रश्न के तो दरअसल पूछे जाने की ही जरूरत नहीं। पाकिस्तान की अधिकांश जनता जो माने बैठी थी, वही जिन्ना के भी मन में था कि जिस कश्मीर की 3/4 जनता मुसलमान है, वह यदि पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा तो भला और कहां शामिल होगा? वह अंग्रेज अधिकारी लेकिन 5 दिनों बाद जब लौटकर आया तो एक ऐसा जवाब लाया जिसने जिन्ना को सन्न कर दिया। कश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य की धरती पर कदम रखने की अनुमति जिन्ना को नहीं दी थी। जिन्ना वहां एक सैलानी की हैसियत से भी नहीं जा सकते थे। वह समझ गए कि कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं है जैसी वे माने बैठे हैं। सही स्थिति के आकलन के लिए पाकिस्तान सरकार ने तुरंत एक गुप्तचर कश्मीर में घुसाया। उसने लौटकर जो समाचार दिया वह निश्चित रूप से आघातजनक रहा। पाकिस्तान के साथ विलय करने का महाराजा कश्मीर का जरा भी इरादा नहीं था। यह एक ऐसी बात थी जो पाकिस्तान के संस्थापकों द्वारा कतई सहन नहीं की जा सकती थी। सितंबर के मध्य में लियाकत अली खान ने लाहौर में एक गुप्त बैठक बुलाई ताकि निर्णय हो सके कि महाराजा को मजबूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। सीधे आक्रमण पर विचार उस बैठक में तुरंत उड़ गया। पाकिस्तान की सैनिक ताकत अभी इतनी बढ़ी चढ़ी नहीं थी कि कश्मीर के कारण भारत के साथ सीधी लड़ाई का खतरा मोल लिया जा सके। हाँ, 2 अन्य उपाय अवश्य थे। पहला यह कि पाकिस्तान धन और हथियार खर्च करके कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमानों को इस प्रकार भड़काए कि महाराजा के खिलाफ बलवा हो जाए। इसमें अनेक महीने का समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब 40 से 50 हजार कश्मीरी मुसलमान महाराजा का घेराव करने निकल पड़ेंगे तो परिणाम निसंदेह वही होगा जो पाकिस्तान चाहता है। दूसरा उपाय ज्यादा रोमांचक था। उसमें उस कौम को एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना था जो उस भूखंड की सबसे डरावनी कौम मानी जाती थी, उत्तरी पश्चिम सीमांत के पठान। ये पठान कराची में बैठे अपने शासक भाइयों के प्रति विशेष वफादार नहीं थे। उन्हें शांत और संतुष्ट रखने की समस्या कराची वालों को हमेशा सताती रहने वाली थी। यदि इन पठानों को उकसाकर श्रीनगर पहुंचा दिया जाए तो अफगानिस्तान का शासक उन पठानों को पहले से ही कोच रहा था कि वे पेशावर को लूट लें। उन्हीं पठानों को यदि श्रीनगर पहुंचा दिया जाए
तो उनकी नजरें पेशावर पर से हट जाएंगी और लूटपाट मचाने की अपनी आदिम प्रवृत्ति को वे श्रीनगर के बाजारों में संतुष्ट कर सकेंगे। निसंदेह वे ऐसा हंगामा मचाएंगे कि महाराजा घबरा जाएगा और पाकिस्तान से सैनिक हस्तक्षेप की मांग करेगा। पाकिस्तान तुरंत इस बहाने अपने सैनिक श्रीनगर में बैठा देगा। महाराजा मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय स्वीकार करेगा। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी। अभियान पूर्णतया रहस्य बनाकर रखा जाना चाहिए। धन का प्रबंध गुप्त चंदों द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों और नागरिक कर्मचारियों को कोई भनक ना मिले। जिन अंग्रेजों ने पाकिस्तानी सेना एवं अन्य विभागों में नौकरियां स्वीकार की हैं, उन्हें तो रंच मात्र भी पता नहीं चलना चाहिए। 3 दिन बाद पेशावर की एक खस्ता हाल इमारत में पठानों के प्रतिनिधियों की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसे पठानों की भावनाएं उकसाकर उन्हें श्रीनगर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसका नाम था मेजर खुर्शीद अनवर। उसने इस्लाम की दुहाई देते हुए उन पठानों से कहा कि अगर कश्मीर में तुरंत कोई कार्रवाई न की गई तो वहां का हिंदू महाराजा अपना राज्य भारत के साथ मिला देगा, जिसमें लाखों मुसलमान हिंदुओं के मक्कार शासन के शिकार हो जाएंगे। इस्लाम की दुहाई ने उन पठानों को कितना द्रवित किया, यह एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन कश्मीर में लूटपाट मचा सकने की संभावना ने अवश्य उनकी रगें फड़का दी। इस्लाम के नाम पर पवित्र युद्ध, जिहाद के गुप्त आमंत्रण पठानी क्षेत्रों में बिजली की तेजी से घूम गए। शीघ्र ही चुपके चुपके हथियार आने और बंटने लगे। पठानों ने जब अल्लाह अकबर के नारों के साथ ट्रकों में लद लद कर पेशावर के रास्ते से गुजरना शुरू किया तो उत्तर पश्चिम सीमांत के गवर्नर को आश्चर्य हुआ। उसने पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ से फोन पर बात की। ये दोनों व्यक्ति अंग्रेज थे। कमांडर इन चीफ ने तुरंत प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का नंबर मिलाया। लियाकत अली खान ने उसे अधिकतम विश्वास दिलाया कि पठानों की उन रहस्यमय गतिविधियों की सरकार को कोई जानकारी नहीं। सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की खोजबीन करेगी कि कश्मीर पर पठानों का आक्रमण करवाने की कोई योजना पाकिस्तान सरकार ने कतई नहीं बनाई है। लियाकत अली खान ने इतने अच्छे ढंग से बात की कि अंग्रेज कमांडर इन चीफ ने विश्वास कर लिया। कुछ घंटों बाद ही कमांडर इन चीफ लंदन की ओर उड़ान भर चुका था। पाकिस्तानियों ने इस बात की पूरी सावधानी बरती कि जब कश्मीर पर पठानों द्वारा जिहाद बोला जाए तब पाकिस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ देश में मौजूद होने के बजाय 6000 मील के फासले पर लंदन में उन हथियारों को खरीदने की चेष्टा में लगा हो जो भारत की वायदा खिलाफी के कारण पाकिस्तान को मिले ही नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी सीमांत 22 से 24 अक्टूबर 1947। युद्ध पूर्व मॉडल की एक फोर्ड स्टेशन वैगन रोशनियां बुझाकर और इंजन बंद करके तेजी से रास्ता पार कर रही थी ताकि रात की खामोशी में चुपके से आकर उस महत्वपूर्ण पुल से केवल 100 गज के फासले पर खड़ी हो सके। स्टेशन वैगन के पीछे अनेक ट्रक चुपचाप चले आ रहे थे। इंजन बंद होने के बावजूद ढलान के कारण उन्हें गति बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं थी। प्रत्येक ट्रक में जोशीले और खामोश लोग लदे हुए थे। उस पुल के नीचे से झेलम नदी बह रही थी। उसके बहते जल का निनाद रात की खामोशी को गुदगुदा रहा था। स्टेशन वैगन में बैठे साईं रब खयात खान नामक उस 23 वर्षीय युवक ने, जो मुस्लिम लीग की टुकड़ी का नेता था, अपनी नर्वस मनस्थिति को छिपाने के लिए अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। पुल के उस पार तसल्ली से लेटा हुआ था कश्मीर का वह इलाका जिसकी खूबसूरती की मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं थी। साईं रब खयात खान की आंखें पुल पर से हट नहीं रही थी। वह उस फ्लेयर की प्रतीक्षा में था जिसकी चौंध होते ही वह समझ जाएगा कि महाराजा की सेना के मुसलमान सैनिकों ने बगावत कर दी है, हिंदू अधिकारियों को मार डाला है, श्रीनगर की टेलीफोन लाइन काट दी है और पुल के दूसरे छोर पर बैठे चौकीदारों को दबोच लिया है। अचानक फ्लेयर की गुलाबी चौंध ने काली रात का सीना चीर दिया।
साईं रब खयात खान की स्टेशन वैगन सहसा जिंदा होकर झपट पड़ी पुल के उस पार। पीछे पीछे लपकते चले आए वे ट्रक। कश्मीर पर जिहाद बोला जा चुका था। मुजफ्फराबाद की चुंगी पर उन वाहनों को रोकने की चेष्टा की गई। युद्ध की ललकारों के साथ पठानों ने चुंगी अधिकारियों को काबू में कर लिया। अब सामने श्रीनगर को जाती 135 मील लंबी सड़क खुली पड़ी थी, जिसे वे सूर्योदय से पहले निर्विघ्न पार कर सकते थे। उस पर कहीं कोई गश्त नहीं थी। साईं रब खयात खान ने कल्पना की कि कैसा रहे यदि महाराजा के नाश्ते की ट्रे लेकर खुद मैं सामने जाऊं और उसे हक्का बक्का कर दूं। यह समाचार उसे मैं ही दूंगा, जो शीघ्र ही सारी दुनिया में फैल जाएगा कि अक्टूबर 1947 की 22वीं तारीख से कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका। उस नौजवान का वह सुंदर सपना जल्द ही टूट जाने वाला था। जिहाद की रूपरेखा बनाने वाले पठानों का स्वभाव ठीक से ध्यान में न रखकर एक भारी भूल की थी। श्रीनगर को जाती उस सड़क पर आगे बढ़ने के लिए साईं रब खयात खान ने अपनी स्टेशन वैगन चालू ही की थी कि पाया सभी पठान गायब हैं। उन ट्रकों में या आसपास कोई कहीं पठान नजर न आया। कश्मीर के मुस्लिम भाइयों को हिंदुओं के दुष्ट शासन से छुटकारा दिलाने का जिहाद शुरू करने के लिए सारे पठान मुजफ्फराबाद के हिंदू बाजार की दिशा में खिसक गए थे। उस छोटे से शहर की 10-20 दुकानों में जो लूटपाट मचाई गई, उसकी कीमत मोहम्मद अली जिन्ना ने यह चुकाई कि कश्मीर की धरती पर वह फिर कभी पैर न रख सके। जैसा कि बाद में साईं रब ने बयान दिया, हर पठान को सिर्फ अपनी चिंता थी। उन्होंने तालों को गोली मारकर तोड़ दिया, दरवाजों की धज्जियां उड़ा दी और जो भी कीमती चीज दिखाई पड़ी कब्जे में कर ली। साईं रब खान और उसके साथी अधिकारियों ने पठान को रोकने की हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि वे पठानों के लबादों को पकड़कर झूल से गए, लेकिन बेकार। क्या कर रहे हैं आप लोग? अधिकारी गिड़गिड़ाते रहे। हमें श्रीनगर जाना है, वक्त नहीं है। गिड़गिड़ाहट का परिणाम वही हुआ जो भैंस के आगे बीन बजाने का होता है। पठान अपनी लूटपाट को जल्द से जल्द शुरू करने और फिर जारी भी रखने के लिए इतने उत्सुक थे कि अधिकारियों का एक शब्द भी उनके कानों में न घुसा। उनकी किस्मत में नहीं बचा था कि शहर श्रीनगर उसी रात उनके काबू में आ जाता। वे जगह जगह रुकते और लूट मचाते। आगे बढ़ने का आदेश देने से पहले अधिकारियों को हर बार जांच करनी पड़ती कि उन्होंने अपनी लूट संपन्न कर ली या नहीं। जिस पावर स्टेशन के नाश के साथ कश्मीर के महाराजा का दरबार हॉल अंधकार में डूब गया था, वह केवल 75 मील के फासले पर होने के बावजूद पठानों को वहां पहुंचने के लिए 48 घंटे लगे। नई दिल्ली 24 अक्टूबर 1947। पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ के लंदन प्रवास के दौरान उसका कार्यभार जिस मेजर जनरल को सौंपा गया था, उसे शुक्रवार 24 अक्टूबर की शाम लगभग 5 बजे कुछ खास गुप्तचरों ने सूचित किया कि कश्मीर पर अचानक कैसे जिहाद बोल दिया गया है। मुजाहिदों की अनुमानित संख्या, उनके हथियारों का विवरण और उनकी अवस्थिति और उनकी लोकेशन सब उन गुप्तचरों ने मालूम कर ली थी। श्रीनगर की टेलीफोन लाइन भले ही कट चुकी थी, लेकिन रावलपिंडी 1704 और नई दिल्ली 3017 के बीच की सीधी लाइन अभी तक खुली थी। मेजर जनरल ने बिना किसी संकोच के फोन उठाया और प्राप्त सूचनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जो उन मुजाहिदों को कश्मीर पर अधिकार करने से रोकने की क्षमता रखता था और जिसे जिन्ना के अनुसार इस मामले में सर्वाधिक अंधकार में रखना चाहिए था, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के मेजर जनरल डगलस ग्रेसी और भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ सर रॉब लॉकहार्ट के बीच पुरानी दोस्ती थी। अव्वल तो वे दोनों अंग्रेज थे, जिस पर वे भूतपूर्व भारतीय सेना के साथ साथ काम भी कर चुके थे। जिहाद की खबर ने लॉकहार्ट को स्तब्ध कर दिया। उस अंग्रेज ने तुरंत यह सूचना दी और अंग्रेजों तक पहुंचाई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और फील्ड मार्शल आकिन लेक तक। माउंटबेटन उस वक्त थाईलैंड के विदेश मंत्री को दिए जाने वाले भोज की तैयारियों में थे।
इस प्रीति भोज के बाद भी रुके रहने के लिए उन्होंने पंडित नेहरू से कहा। जब अंतिम मेहमान ने विदा ले ली तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर का समाचार प्रधानमंत्री को दिया। नेहरू जी का रंग उड़ गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को पहली बार पता चला कि कश्मीर के प्रश्न पर नेहरू जी किस हद तक भावुक हैं। जो व्यक्ति हर समस्या पर ठंडी तटस्थता और बुद्धिमत्ता के साथ विचार करने के लिए प्रसिद्ध था, उसी के चेहरे पर एक ऐसा दर्द उभर आया जो तीव्रतर भावुकता का ही प्रतीक हो सकता था। वह कश्मीरी ब्राह्मण किसी भी तरह अपने आक्रोश को वश में नहीं रख पा रहा था। फील्ड मार्शल आकिनलेक के लिए भी अपना आक्रोश वश में रखना मुश्किल पड़ा। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि अंग्रेज सैनिकों का पूरा ब्रिगेड इसी क्षण श्रीनगर के लिए उड़ान भरे ताकि वहां छुट्टी मना रहे सैकड़ों अंग्रेजों को शीघ्र हटाया जा सके, वरना उन पठानों द्वारा बलात्कार और कत्लेआम का जो दौर चलाया जाएगा उसकी लपेट में आने से अंग्रेज भी नहीं बच सकेंगे। माउंटबेटन सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि बलात्कार और कत्लेआम का खतरा अंग्रेजों के लिए भी होने के बावजूद अभी अभी आजाद हुई धरती पर अंग्रेजों का ब्रिगेड भला कैसे उतारा जा सकता है। कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टियों से यह गलत होगा। अगले दिन दोपहर को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के DC-3 विमान ने श्रीनगर हवाई अड्डे की सूनी और त्यागी जा चुकी उड़ान पट्टी पर VP मेनन को उतारा। सरकार का वही नागरिक कर्मचारी जिसने अनेकानेक रजवाड़ों के विलय समारोह की अध्यक्षता की थी। साथ में थे इंडियन आर्मी के कर्नल सैम मैनेकशॉ। वायुसेना का भी एक अधिकारी उनके साथ था। इन तीनों को श्रीनगर भेजने का निर्णय उस आपातकाल समिति ने लिया था जिसकी बैठक उसी सुबह बुलाई गई थी। कश्मीर में फंसे हुए महाराजा ने अत्यंत दीनता से भारत की सहायता मांगी थी। फील्ड मार्शल आकिनलेक से जो उग्र बहस हुई और पंडित नेहरू ने जो तीव्र भावुकता प्रकट की, उसे ध्यान में रखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने समझ लिया था कि कश्मीर में सेना भेजे जाने की संभावना अधिकतम है। ऐसी कार्रवाई को न्याय सम्मत अवश्य होना चाहिए। इस गरज से उन्होंने भारत सरकार को समझाया था कि जब तक महाराज अपने राज्य का विलय हमारे साथ नहीं करेगा, तब तक उसकी धरती हमारी नहीं बनेगी और वहां अपनी सेना उतारने के हकदार हम नहीं कहलाएंगे। दूसरी ओर लॉर्ड माउंटबेटन यह मानकर भी चले कि जिस कश्मीर की बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान है, उसे भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए। आपातकाल में महाराजा ने भारत से सहायता अवश्य मांगी है, लेकिन कश्मीर पर हक यदि किसी को है तो पाकिस्तान को है। इसीलिए पंडित नेहरू के विरोध की परवाह न करते हुए गवर्नर जनरल ने मंत्रिमंडल से एक शर्त स्वीकार करवा लिया कि कश्मीर का भारत में विलय मात्र अस्थायी माना जाएगा। उसे स्थायी रूप तभी मिलेगा जब वहां कानून और शांति की स्थापना हो जाए और कश्मीर की जनता मतदान करके अपनी निश्चित इच्छा व्यक्त करे कि वह भारत के साथ जुड़ना चाहती है। मंत्रिमंडल का यह प्रस्ताव महाराजा के सामने रखने के लिए VP मेनन को अविलंब रवाना किया गया। जिस दौरान यह कार्रवाई होगी, उस दौरान मेनन के साथ भेजे गए अधिकारी वहां के सैनिक हालात का अध्ययन करेंगे। इधर भारत तेजी से तैयारी कर रहा होगा वायु मार्ग द्वारा कश्मीर में अपने सैन्य टुकड़ियां उतारने की ऐतिहासिक तैयारी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सारी नागरिक उड़ानों को रद्द कर दिया। यात्रियों को जहां के तहां छोड़कर सभी नागरिक हवाई जहाज दिल्ली की सेवा करने के लिए झपट पड़े। शनिवार 26 अक्टूबर की आधी रात को मानव इतिहास की सबसे बड़ी देशांतर यात्रा में एक और शरणार्थी आ जुड़ा, लेकिन उसने अपनी देशांतर पैदल अथवा बैलगाड़ी से नहीं किया। वह एक आरामदायक अमेरिकन स्टेशन वैगन में बैठा हुआ था। पीछे पीछे अनेक ट्रक और कारें चल रही थीं, जिनमें उसका कीमती असबाब भरा था। इस कारवां पर आक्रमण करने की हिम्मत कोई उन्मादी टुकड़ी नहीं कर सकती थी। अनेक हथियारबंद अंगरक्षक कारवां की हिफाजत के लिए तैनात थे। उस संपन्न शरणार्थी का नाम था महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने श्रीनगर का त्याग इस भय से कर दिया कि वहां की बहुसंख्यक मुसलमान प्रजा के बीच वह स्वयं को विशेष सुरक्षित नहीं मान सकते। वह बढ़ रहे थे जम्मू की ओर, जहां उनका शीतकालीन महल था और जहां की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी।
श्रीनगर छोड़ देने की सलाह उन्हें वीपी मेनन ने दी थी। अपने साथियों के साथ वीपी मेनन दिल्ली लौट गया था ताकि मंत्रिमंडल को सूचित कर सके कि सहायता पाने के लिए महाराजा द्वारा किसी भी प्रकार की शर्तें स्वीकार कर ली जाएंगी। उस रात श्रीनगर के जिस महल का त्याग हरि सिंह जी ने किया, वहां वह कभी लौट सकने वाले नहीं थे। आगामी कुछ वर्षों में उस महल को एक शानदार होटल का रूप मिल जाने वाला था। 17 घंटों की कठिन यात्रा के बाद महाराजा का कारवां जम्मू पहुंच गया। थके हुए हरि सिंह जी तुरंत अपने निजी कमरे में सोने चले गए। आंखें मूंदने से पहले उन्होंने अपने एक एडीसी को बुलाकर महाराजा की हैसियत से जो अंतिम आदेश दिया वह इस प्रकार था। मुझे उसी सूरत में उठाइएगा अगर वीपी मेनन दिल्ली से लौटकर आ जाए, क्योंकि इसका अर्थ यही होगा कि भारत मेरी सहायता करने को तैयार है। यदि वह सुबह तक न लौटे तो मुझे मेरे सर्विस रिवॉल्वर द्वारा नींद में ही शूट कर दिया जाए, क्योंकि फिर रह ही क्या जाएगा। वीपी मेनन और साथियों के दिल्ली आगमन के साथ आपातकाल समिति की तुरंत बैठक बुलाई गई। महाराजा ने कश्मीर का उपहार भारत को देने की तैयारी दिखाई तो थी, किंतु पठान मुजाहिद श्रीनगर से केवल 35 मील के फासले पर रह गए थे। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर वे कभी भी कब्जा कर सकते थे। फिर भारत अपने सैनिकों को कहां उतारेगा? कश्मीर में कोई दूसरा हवाई अड्डा भी नहीं है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन और आग्रह के बाद माउंटबेटन ने अपने सैनिक अनुभव को बेहिचक दांव पर लगा दिया। देश भर में आवागमन के जितने भी साधन थे, सैनिक या नागरिक, सबको कश्मीर अभियान में उपयोग किया गया। अगले ही सुबह भारतीय सैनिकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरना शुरू किया, जिन्हें सख्ती से आदेश दिया गया था कि हवाई अड्डे का कब्जा किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। तोपखाना और पैदल सैनिक जमीन के रास्ते रवाना हो रहे हैं। सिरिल रेडक्लिफ की पेंसिल ने संयोगवश बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के बावजूद गुरदासपुर नामक जो मामूली शहर भारत में रहने दिया, वहां से एक गैर मामूली रास्ता गुजरता था। जमीन पर से होकर कश्मीर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता। उसका धड़ल्ले से उपयोग करते हुए भारतीय तोपखाने और पैदल सेना ने कश्मीर में दाखिला लेने की तैयारी कर ली। उधर वीपी मेनन ने तुरंत जम्मू की दिशा में वापस उड़ान भरी। नींद में ही शूट कर देने का जो आदेश महाराजा ने अपने एडीसी को दे रखा था, उसकी मियाद पूरी ही होने से पहले वीपी मेनन आ पहुंचा, जिसके साथ साथ वे कागजात भी आए जिन पर केवल हरि सिंह जी के हस्ताक्षरों की कसर थी। वे हस्ताक्षर जो कश्मीर में भारत की सैनिक कार्रवाई को न्याय सम्मत रूप दे सकते थे। 27 अक्टूबर सोमवार की सुबह श्रीनगर का हवाई अड्डा इतना सूना था कि एकाएक विश्वास न हो। गड़गड़ाकर वहां 9 DC-3 हवाई जहाज उतर पड़े, जिन्होंने फर्स्ट सिख रेजिमेंट के 329 सिखों को 8 टन युद्ध सामग्री के साथ कश्मीर पहुंचा दिया। मनुष्यों और युद्ध सामग्री की यह तो केवल पहली खेप थी। शीघ्र ही भारत द्वारा कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर युद्ध कार्रवाई की जानी थी कि अनुपम सौंदर्य की जो वादियां अनेकानेक सैलानियों के लिए नंदन वन बनी हुई थी, वहां 1 लाख भारतीय सैनिकों ने अपनी सक्रियता दिखाई। भारतीयों को कश्मीर में जो प्रारंभिक सफलता मिली, उसका श्रेय सेना की दृढ़ता और चतुराई को जितना दिया जाना चाहिए, उससे भी ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए तो उन 14 साध्वियों को, जो फ्रेंच, स्कॉटिश, स्पेनिश, इटालियन और पोर्तुगीज थी। फ्रांसीकन मिशनरीज ऑफ मैरी की नन्स। श्रीनगर से केवल 30 मील के फासले पर उनका गिरजाघर था, बारामूला में। पठान मुजाहिदों को जिस वक्त कश्मीर की राजधानी के प्रमुख मार्गों और हवाई अड्डे पर डटे हो जाना चाहिए था, उस वक्त वे बारामूला में ही रुके रह गए, जहां उन 14 साध्वियों के अछूते शरीर थे। गिरिजाघर के नन्हे से अस्पताल के मरीजों का उन पठानों ने सहर्ष कत्लेआम किया। गिरिजाघर की एक एक कीमती चीज उन्होंने लूट ली, जिसमें दरवाजों पर लगी पीतल की सुंदर मूठे तक शामिल थी। उन्मादियों बलात्कारियों के रूप में उन पठानों ने प्राचीन काल से जो प्रसिद्धि पाई हुई थी,
उसका उन्होंने 14 साध्वियों के माध्यम से सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इन तमाम उत्सवों में जो समय लगा उसमें कश्मीर की सुंदर वादियों को अपने नव राष्ट्र के साथ जोड़ देने का मोहम्मद अली जिन्ना का सपना दफन हो गया। सोमवार 27 अक्टूबर का सारा दिन फर्स्ट सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपने मोर्चे लेने में व्यतीत किया। उसी सारे दिन को वे पठान बारामूला में बिताए हुए व्यस्त रहे। गिरजाघर की बेल्जियन मदर सुपीरियर सिस्टर मैरी एडल्ट्रट को पठानों ने इतना घायल कर दिया कि उसी शाम उसके प्राण उड़ गए। गिरजाघर में इलाज करवा रहे अनेक मरीजों और स्वयं मदर सुपीरियर के बलिदान ने अथवा उन 14 साध्वियों के भग्न कौमार्य ने कश्मीर की बहुसंख्यक प्रजा का विश्वास इस्लाम पर से उठा देने में तो सफलता नहीं पाई, लेकिन उनके कारण जवाहरलाल नेहरू के सैनिकों को कश्मीर में अपनी मोर्चाबंदी पक्की करने के लिए जितने समय की सख्त आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई। जब तक पठानों ने आक्रमण किया देर हो चुकी थी। भारतीयों ने उनकी प्रगति पर ब्रेक लगा दिया। रेडक्लिफ द्वारा प्रदत्त सड़क पर से होकर जब भारतीय सैन्य दल तोपखाने समेत आ पहुंचा तो वे मुजाहिद श्रीनगर से बाहर अच्छी तरह घेर लिए गए। कश्मीर के जिन रास्तों से वे आए थे उन्हीं रास्तों से उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर की उस ठंडी रात को जब वे चुपके से कश्मीर में घुस गए थे, उनका अनुमान यही था कि एक भी फायर किए बिना पृथ्वी का नंदनवन उनका हो जाएगा। ऊंट जब किसी और ही करवट बैठा तो जिन्ना क्रोध से अकुला गए। अपने ब्रिटिश कमांडरों की अवज्ञा करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी टुकड़ियों के छिपे वेश में कश्मीर के आक्रमण पर रवाना कर दिया ताकि मुजाहिदों के हौसलों में कुछ बुलंदी आ सके। पठानों की नई नई टुकड़ियां कश्मीर में घुसा दी गईं। महीनों महीनों तक कश्मीर की शीतलता के बीच उस गर्म युद्ध को जारी रहना था। अंत में वह उलझन संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश की गई। बर्लिन, पैलेस्टीन और कोरिया की तरह कश्मीर की समस्या भी विश्व की अनबूझी समस्याओं की तालिका में शामिल हो गई। जनता के मतदान द्वारा फैसले का जो प्रावधान लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी मुश्किलों से पंडित नेहरू द्वारा स्वीकृत कराया गया, उसे भुला दिया गया। भुलाई जा चुकी शुभकामनाओं की फाइल काफी मोटी थी। उसमें एक आध पन्ना और जुड़ जाने से क्या फर्क पड़ना था। कश्मीर राज्य को सन 1948 की युद्ध विराम रेखा पर विभाजित ही रह जाना था। मुख्य विस्तार भारत के पास और गिलगिट के आसपास के उत्तरी सीमांत पाकिस्तान के पास। चौथाई शताब्दी बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान और भारत के बीच शांति संबंधों की स्थापना में सबसे बड़ा रोड़ा यही कश्मीर की समस्या बनी रह जाने वाली थी। धन्यवाद। ये था आज का चैप्टर नंबर 15। कल रात 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 16 के साथ, जिसका नाम है पूना के वेदो ब्राह्मण। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।